गुड मॉर्निंग। आज 12th क्लास फिजिक्स में चैप्टर 13 नाभिक चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो। यहाँ तक कि कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से ही आएंगे। वो नाभिक चैप्टर का नाम है नाभिक, और उस नाभिक में कम से कम 25-30 क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट से लास्ट तक यदि आप इस चैनल में बने रहेंगे तो आप लोगों का इस चैप्टर से आने वाले का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैप्टर है चैप्टर 13 नाभिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है एटॉमिक यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मान यानी 1 AMU परमाणु द्रव्यमान मात्रक का मान। पहला है परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU का मान 1.66 × 10⁻⁻27 kg ये होता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक का ये मान होता है। दूसरा परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और परमाणु भार इसको इंडिकेट करते हैं जैसे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हीं को कहा जाता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन ठीक है ना। ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU का इतना मान है। ये परमाणु क्रमांक Z यानी प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या। तो इसको एड से लिखते हैं ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। और ये बता दें यदि ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर हो तो नाभिक स्थायी होता है। नाभिक स्थायी है ना। यदि प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो नाभिक क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग यदि बराबर तो नाभिक क्या होता है, लगभग बराबर होने पर नाभिक स्थायी होता है। और ये बता दें, इसमें ये बता दें परमाणु का आकार, परमाणु का आकार जो लिखा जाता है तो 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का आकार जो लिखा जाता है, नाभिक का आकार तो ये 10⁻⁻14 मीटर है ना। कहीं कहीं 15 भी लिखा रहता है तो चलेगा।
ठीक, 10⁻14 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻14 मीटर लिखा हुआ है। ठीक, इसमें द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर होता है जेड गुणे एम पी प्लस ए माइनस जेड गुणे एम एन माइनस एम नाभिक। यानी ये बता दें, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान क्षति। इसी में द्रव्यमान ऊर्जा संबंध तो E बराबर mc²। ठीक, या ऐसा भी लिखा रहता है E बराबर डेल m इंटू c²। ठीक है, ये भी होता है। एक AMU बराबर 931 AME भी होता है, ये भी याद रखना। एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। एक होता है नाभिकी बल, नाभिकी बल शक्तिशाली होता है। आकर्षण प्रकृति का होता है। शक्तिशाली होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना विद्युत बल से 100 गुना आवेश पर निर्भर नहीं होता है, आवेश पर निर्भर नहीं है। ये भी ठीक है ना। नाभिकी बल जो है शक्तिशाली होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। और ये भी बता दो, आवेश पर निर्भर नहीं होता है। 10⁻−15 मीटर से कम दूरी पर लागू होता है। 10⁻−15 मीटर से 10⁻−15 मीटर से कम दूरी पर, 10⁻−15 मीटर से कम दूरी पर लागू होता है। तो ये नाभिकी बल के अंतर्गत हो गए। ठीक है, अब के लिए बंधन
7.76 यमी होता है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर होता है बंधन ऊर्जा बटे परमाणु भार। ये भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन के बमबारी होने से हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी होने से हल्के नाभिक में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित क्रिया पर युक्ति नाभिकीय रिएक्टर है। नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित क्रिया पर आधारित युक्त नाभिकीय रिएक्टर है। नाभिकीय विखंडन अनियंत्रित आधारित परमाणु बम है। परमाणु बम है। परमाणु बम को नाभिकीय बम भी कहते हैं। नाभिकीय बम भी कहते हैं। ठीक है। अब ये सीरियल नंबर जो भी होगा, कौन सा नंबर है ये हमने मिटा दिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। सीरियल नंबर हमारा मिस हो गया, क्या लिखे थे, है ना। परमाणु बम को नाभिकीय बम भी कहते हैं। ठीक है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन
नाभिक संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम है। नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम है। ठीक है ना। अब नाभिकीय विखंडन साधारण ताप व दाब पर संभव है। नाभिकीय संलयन उच्च ताप व उच्च दाब पर संभव है। संलयन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। विखंडन और संलयन में ऊर्जा मुक्त का कारण, ऊर्जा मुक्त होने का कारण, ठीक है ना। विखंडन और संलयन में ऊर्जा मुक्त का कारण द्रव्यमान क्षति है। द्रव्यमान क्षति यानी ऊर्जा मुक्त। ऊर्जा मुक्त यहाँ ऊर्जा मुक्त होने का है ना। ये नहीं कि ऊर्जा मुक्त माने ऊर्जा ना हो। हम यह बताना चाहते हैं कि विखंडन और संलयन में ऊर्जा मुक्त होने का कारण यानी ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण जो है वो क्या है, द्रव्यमान क्षति है। द्रव्यमान क्षति के कारण ऐसा होता है ना। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति ना दिखता होगा तो द्रव्यमान क्षति लिखे यहाँ पर, सुन लो, द्रव्यमान क्षति। ठीक है ना। विखंडन और संलयन में ऊर्जा मुक्त होने का कारण, ऊर्जा मुक्त होने लिख दे रहे हैं, ऊर्जा मुक्त होने का कारण द्रव्यमान क्षति है। ठीक है ना। अब देखिए, यह है नाभिक और इसकी त्रिज्या क्या है, आर। आयतन भी, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, द्रव्यमान संख्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल को यस लिख दे और द्रव्यमान संख्या को ए लिख दे। द्रव्यमान संख्या या कि वही परमाणु भार। ठीक है। एक नाभिक है, उसकी त्रिज्या है, आयतन भी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है और द्रव्यमान संख्या क्या है, ए है। तो ये बता दे कि भी प्रोपोर्शनल ए होता है और यस प्रोपोर्शनल ए की घात 2/3 होता है और आर प्रोपोर्शनल ए की घात 1/3 होता है। नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती, नाभिक का पृष्ठीय क्षेत्रफल द्रव्यमान संख्या के 2/3 घात के अनुक्रमानुपाती और नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के घनमूल के अनुक्रमानुपाती। इनको शब्दों में सुने रहिए। आयतन
द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती, पृष्ठीय क्षेत्रफल द्रव्यमान संख्या के 2/3 घात के अनुक्रमानुपाती, त्रिज्या द्रव्यमान संख्या घनमूल द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार वही है, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पर ये बता दें, तो इसमें नाभिकीय बल से संबंधित हो गया। और ये बता दें इसमें थोड़ा सा कि रेडियो एक्टिवता यानी किसी परमाणु के नाभिक से स्वतः विकिरण उत्सर्जित होना रेडियो एक्टिवता होता है। और इस घटना को जिसमें ये पदार्थ में ये गुण होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ना। रेडियो एक्टिव विकिरण से अल्फा बीटा गामा तीनों कण निकलते हैं। रेडियो एक्टिव विकिरण से अल्फा बीटा गामा, ठीक। अल्फा कण में धन आवेश होता है, बीटा कण में ऋण आवेश होता है, गामा में कोई आवेश ही नहीं होता है। इसको भी थोड़ा सा लिखे देते हैं, देखिएगा। किसी परमाणु के स्वतः विकिरण उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, ठीक। और जिसमें ये गुण होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, अल्फा कण जो है क्या होता है, धन आवेशित होता है, बीटा कण जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, और जो गामा कण होता है उदासीन, ठीक है। इसमें आवेश 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश, और इसमें आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसमें आवेश क्यू क्या होता है 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा बराबर प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, बीटा कण का द्रव्यमान m बीटा बराबर 9.1 × 10⁻31 kg, और गामा कण एम बराबर 0। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो ये है इसकी वेधन क्षमता जो है क्या होती है सबसे अधिक, गामा की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब ये भी लिख दें, अल्फा कण की वेधन क्षमता कम, बीटा कण की वेधन क्षमता अधिक, और गामा कण की वेधन क्षमता सबसे अधिक, ठीक है ना। अल्फा कण की वेधन क्षमता कम,
बीटा कण की वेधन क्षमता अधिक और इसकी सबसे अधिक। ये इसका मीन्स हुआ कि इसका इन दोनों के बीच में आयन होता है, ठीक है ना। और आयनन क्षमता इसकी अधिक होती है, इसकी कम होती है, इसकी सबसे कम होती है, ठीक है ना। यदि हम वेग की बात करें, अल्फा का वेग, अल्फा कण का वेग, तो 2.4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। बीटा कण का तो 2.9 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। और गामा का यदि वेग की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सीधे सीधे आप ये कह दीजिए कि इन दोनों के बीच इसका होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इनसे ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो और भी क्वेश्चन जो भी विज्ञान की दृष्टि से जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।